ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सीरीज इन्वर्टर। तो सीरीज इन्वर्टर जो होता है तो ये इस प्रकार से T1 और T2 टू थरिस्टर्स होते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे होता है लोड, तो ये यहाँ पे है आपका लोड। ठीक, तो इस प्रकार से ये सीरीज इन्वर्टर है। तो जो सीरीज इन्वर्टर होता है, इस सीरीज इन्वर्टर में ठीक हम कितने थरिस्टर का यूज कर रहे हैं सिंगल फेज सीरीज इन्वर्टर में, तो टू थरिस्टर्स का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, एक है T1 और दूसरा क्या है यहाँ पे T2 है। अब ये T1 और T2 जो हैं ये अल्टरनेट क्या करेंगे यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे जो लोड है कैसा है, ये रेजिस्टिव लोड है, और इस लोड के सीरीज में क्या है कैपेसिटर और इंडक्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो सर्किट यूज करते हैं वो कैसा होता है, अंडर डैम्प्ड, ठीक है, कम्यूटेशन सर्किट यहाँ पे यूज करते हैं। तो अंडर डैम कम्यूटेशन सर्किट जो यूज करते हैं, तो किस प्रकार का कम्यूटेशन होता है ये, तो ये क्लास ए कम्यूटेशन हो जाता है। तो क्लास ए जो कम्यूटेशन है इसको कौन सा कम्यूटेशन बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे सेल्फ कम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसका जो है यूज यहाँ पे हम करते हैं। तो अंडर डैम्ड कम्यूटेशन सर्किट है यहाँ पे, क्लास ए कम्यूटेशन यानी कि सेल्फ कम्यूटेशन का इसमें हम यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक, जो सीरीज इन्वर्टर है ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम यूज करते हैं, तो 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइटिंग है, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, तो जो फ्लोरोसेंट लाइटिंग है इसमें किसका यूज करेंगे हम, सीरीज इन्वर्टर का यूज करेंगे। ठीक, इंडक्शन हीटिंग है उसमें कर सकते हो, तो जो इंडक्शन हीटिंग है इसमें कर सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट लाइटिंग में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जब उसको यूज करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, और इंडक्शन हीटिंग के लिए हमको क्या चाहिए होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। इंडक्शन हीटिंग पढ़े हो, कोरलेस फर्नेस होता है वहाँ पे, तो कोरलेस फर्नेस में क्या चाहिए हमको, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हीटिंग के लिए, तो वहाँ पे इसको हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब हम T1 को, सबसे पहले ये क्या रहेगा, T2 टर्न ऑफ रहेगा, T1 को टर्न ऑन करेंगे। तो जब हम T1 को टर्न ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या होगी, इस प्रकार से वेवफॉर्म ऐसा मिलेगी, करंट यहाँ पे फ्लो होगी, यहाँ पे क्या होगी, इस लूप में करंट फ्लो होगी, और जो रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो होगी इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक, और ठीक उस समय हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, और इसके अक्रॉस क्या होगी, वोल्टेज जो है वो कैपेसिटिव वोल्टेज यहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट होगी। और एक समय आएगा कि जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो कैपेसिटिव वोल्टेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, सोर्स वोल्टेज। ठीक, तो ये जो है रिवर्स बायस में आ जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही ये टर्न ऑफ होगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस T2 को टर्न ऑन करेंगे। ठीक, तो जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, जब यहाँ पे क्या फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी, एक मिनट ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है, ये ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, और जब करंट फ्लो हो रही थी तो क्या हो रहा था, इसमें एनर्जी स्टोर हुई, इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुई। ठीक, और लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वेवफॉर्म है ये लोड वेवफॉर्म है, इस प्रकार की वेवफॉर्म मिलती है। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि जैसे ये पॉजिटिव ग्रेटर देन क्या होगा, सोर्स वोल्टेज, तो ये क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो अपने आप ही क्या होगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे कि T2 को टर्न ऑन करेंगे, तो जैसे ही इसको टर्न ऑन करेंगे, जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे तो कैपेसिटिव वोल्टेज जो है इसके कारण यहाँ पे क्या होगी, करंट फ्लो होगी, तो आउटपुट
जो वोल्टेज है उसकी पोलरिटी आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, रेजिस्टेंस में, तो आउटपुट करंट की पोलरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जब रिवर्स होगी तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइकिल मिलेगी इस प्रकार से। ठीक, तो पॉजिटिव साइकिल के समय में T1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल के समय में कौन कंडक्ट करेगा, T2 कंडक्ट करेगा। फिर इसकी पोलरिटी क्या होगी, रिवर्स होगी, है ना। अब ये क्या होने लगेगा, नेगेटिव, और ये क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। और फिर एक समय आएगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल जो होगा वो हायर हो जाएगा, किस पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव से। तो हम देखेंगे कि थरिस्टर T2 क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होता है ट्रांजिशन टाइम होता है ना, T1 से T2 को ट्रिगर करते समय ये आपका ट्रांजिशन टाइम होगा। तो इसलिए जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो आपको कंटिन्यू इस प्रकार से ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या आएगा, इस प्रकार से ये गैप आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सीरीज इन्वर्टर होता है इसमें याद रखिएगा कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए यूज करते हैं, ठीक, और कौन सा इसमें कम्यूटेशन है, कौन से क्लास का इसमें कम्यूटेशन है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसमें, ठीक। इसके बाद में देखेंगे कि इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज होगी उनकी वेव फॉर्म का शेप सेम नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज हायर होगी, कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होगी, लोअर होगी। तो इसमें यदि हम देखेंगे जो वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से रहेगी, ठीक। पॉजिटिव वोल्टेज की वेव फॉर्म लार्ज होगी और नेगेटिव की क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इस प्रकार से इसमें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जो सीरीज इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की आपको ड्रॉबैक याद रखनी है, क्या क्या ड्रॉबैक इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड की पावर है, लोड करंट है, वो हम कब लेते हैं, टेकन फ्रॉम सप्लाई ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लोड करंट हम कब लेते हैं, लोड वोल्टेज हम कब लेते हैं, सप्लाई से कब लेते हैं, पॉजिटिव साइकिल के समय लेते हैं, नेगेटिव साइकिल के समय नहीं लेते हैं। नेगेटिव साइकिल के समय कौन देता है, कैपेसिटर देता है। तो पॉजिटिव साइकिल के समय में जो पीक करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपको लिखवाया हमने। सोर्स करंट जो है फ्लो होती है ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। और इसका जो हार्मोनिक कंटेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सोर्स करंट केवल कब फ्लो होगी, तो पॉजिटिव साइकिल के समय फ्लो होगी, है ना। नेगेटिव साइकिल के समय तो ये कंडक्ट करेगा। तो इसमें जो हार्मोनिक होंगे वो हार्मोनिक कंटेंट्स क्या रहेंगे, फिर इसमें ज्यादा रहेंगे। तो सोर्स करंट जो है केवल पॉजिटिव साइकिल के समय फ्लो होती है, जिसके कारण इसमें हार्मोनिक कंटेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दूसरा, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो इन्वर्टर की है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी लिमिटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से ये जो इसकी ड्रॉबैक है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक। इसके बाद में जो पैरेलल इन्वर्टर है ना, पैरेलल इन्वर्टर में, तो पैरेलल इन्वर्टर किसको बोलते हैं, तो इनमें यदि देखेंगे कि जो पैरेलल इन्वर्टर है उसका डायग्राम ठीक इस प्रकार का जो इन्वर्टर है इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल इन्वर्टर। तो ये इसकी आउटपुट करंट है और ये आउटपुट वोल्टेज की इसकी पोलैरिटी है। ये पोलैरिटी मार्क है इनका यहाँ पे। ये कैपेसिटर है T1 T2, टू थरिस्टर्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको पैरेलल इन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेशन के दौरान
जो ये कैपेसिटेंस होता है, ठीक, वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के थ्रू लोड के पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैरेलल इन्वर्टर यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, तो पैरेलल इन्वर्टर जो होता है इसमें हम किस प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, तो इसमें हम कौन से कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, तो हमने पढ़ा था क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन। तो क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन, तो क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक थरिस्टर को टर्न ऑन करने पर दूसरा थरिस्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक, तो जैसे देखेंगे कि इस समय हम किसको टर्न करेंगे, T1 को टर्न करेंगे, और T2 क्या रहेगा, यहाँ पे टर्न ऑफ रहेगा। तो जो करंट है वो यहाँ से ऐसे फ्लो होगी। ठीक, तो जब करंट यहाँ से इस प्रकार से फ्लो होगी तो जो कैपेसिटर होगा, ठीक, वो कैपेसिटर में चार्जिंग करंट कैसे फ्लो होगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे करंट आएगी, ऐसा, यहाँ से ऐसा। तो इस वाइंडिंग से चार्जिंग करंट जो है वो किसमें फ्लो होगी, कैपेसिटर में फ्लो होगी। तो इस कैपेसिटर में चार्जिंग करंट यहाँ पे फ्लो होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, चार्जिंग करंट इस कैपेसिटर वाइंडिंग का जो रेस्ट सेक्शन है इस सेक्शन से ऐसा फ्लो होगी। और कैपेसिटर में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक, और उस समय इस वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है मेन थरिस्टर के थ्रू। ठीक है, इससे करंट फ्लो होगी, तो आउटपुट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम T2 को टर्न ऑन करेंगे। तो जैसे T2 को टर्न ऑन करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज स्विच हो जाएगा। तो जैसे ये क्लोज स्विच होगा तो देखेंगे कि जो कैपेसिटर है इसका एक एंड यहाँ कनेक्ट है, दूसरा एंड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर इसके अक्रॉस रिवर्स बायस में ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस VC, तो इसको क्या कर देगा, वो टर्न ऑफ कर देगा, है ना, इसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी, तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ये टर्न ऑफ यहाँ पे होगा, ये टर्न ऑफ होगा, तो अब जो है करंट कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से, यहाँ से ऐसे फ्लो होगी। ठीक, कौन सी करंट, लोड की करंट। तो लोड करंट इस लोअर पार्ट से फ्लो होगी। तो जब लोअर पार्ट से फ्लो होगी तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोलरिटी के अपोजिट हो जा रहा है, यहाँ से आ रही है, तो आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक, और इसी समय जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर से भी करंट फ्लो होगी यहाँ पे। तो कैपेसिटर से कैसे करंट फ्लो होगी, देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ से आएगी करंट ऐसे, ऊपर वाले पार्ट से ऐसे फ्लो होगी। ठीक, तो जो कैपेसिटर है अब उसमें यहाँ से करंट एंटर करेगी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर जैसे ही हम T1 को टर्न ऑन करेंगे तो जो कैपेसिटर है वो इसके थ्रू इसके अक्रॉस में कनेक्ट हो जाएगा रिवर्स में, और उसको क्या कर देगा, टर्न ऑफ। तो इस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, तो क्लासिक कंप्लीमेंट्री कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पैरेलल इन्वर्टर होता है इसमें हम किसका यूज करते हैं, क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन का यूज इसमें करते हैं। अगली बात समझ में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कम्युनिकेशन इसमें से पूछता है, और बाकी कुछ विशेष इसमें है नहीं आप लोग के लायक, है ना। आप लोग का एग्जाम जो है वो JEE लेवल का है, उसके हिसाब से और विशेष उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे कि जो साइक्लो कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर और AC वोल्टेज कंट्रोलर है। तो AC वोल्टेज कंट्रोलर पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पूछ सकता है, वो इन्वर्टर से आपको पूछ सकता है, कंपटीशन है ना, कि सीरीज इन्वर्टर में एक तो फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है, उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है, दिया है, पैरेलल का नहीं दिया है ना। तो सीरीज का फ्रीक्वेंसी रेंज आपको गिवन है, कितना है उसका, तो 100 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। कहाँ यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, ठीक है, और इंडक्शन हीटिंग वगैरह में उसको यूज करते हैं। दूसरा कि कौन सा कम्पिटिशन होता है, तो लोड के सीरीज में क्या करते हैं, LC नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, तो क्लास A कम्पिटिशन यानी कि सेल्फ कम्पिटिशन का वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, उसी को लोड कम्पिटिशन भी बोलते हैं। और पैरेलल में आपको पूछ सकता है कि पैरेलल इन्वर्टर में हम किसका यूज करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, तो कैपेसिटर। पैरेलल इन्वर्टर में कम्पिटिशन के लिए किस एलिमेंट का यूज कर रहे हो आप, कैपेसिटर का यूज कर रहे हो, है ना। तो इससे हम क्लासिक कॉम्प्लीमेंट्री कम्पिटिशन का यूज करते हैं। तो ये आपको इसमें पूछ सकता है। अब इसके बाद में देखेंगे AC वोल्टेज कंट्रोलर। तो जो AC वोल्टेज कंट्रोलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर को, तो इसको दोगे
इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक, इसको आप इनपुट एसी वोल्टेज दे रहे हो। अब ये इनपुट एसी वोल्टेज कैसी है, फिक्स्ड है, ऐसे बोल सकते हो, फिक्स्ड इनपुट एसी वोल्टेज। अब इसको क्या करेगा, ये वेरिएबल एसी वोल्टेज एट सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, वो उसको वेरिएबल एसी वोल्टेज में चेंज करेगा, ठीक। तो ये एसी टू एसी कन्वर्टर है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर है, एसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन किसको चेंज नहीं करता है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ठीक। तो इसका जो यूज है, इसका यूज आप कहाँ पर करते हो, तो इसका यूज एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज कहाँ करते हो, तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग में कर सकते हो, लाइटिंग कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल में कर सकते हो, यानी स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर बोल सकते हो आप इसको, है ना। और दूसरा कर सकते हो इसका यूज आप, जो आपका ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजिंग में कर सकते हो, ठीक। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में क्या करती है, ज़्यादा करंट लेती है, तो उसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में कर सकते हो। यदि बोलेगा कि जो सिंगल फेज, ठीक है, इंडक्शन मोटर है या फिर यूनिवर्सल मोटर है, इसके स्पीड कंट्रोल के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर ना, आपके घर में सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को आप स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है वो, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जो है ऑफ सीलिंग फैन, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, ठीक, एसी वोल्टेज कंट्रोलर का उसमें यूज करते हैं। तो सीलिंग फैन में जब इसको यूज करते हैं तो इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक। एक तो हम यूज करते हैं जो थरिस्टर होता है, इस थरिस्टर के साथ में किसका यूज करेंगे हम, डायोड का, ऐसा पूछ सकता है। तो थरिस्टर और डायोड का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो एक ट्रायक होता है, ट्रायक प्लस डायक, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ट्रायक के साथ में डायक का। लेकिन ये जो है हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर में इसका भी यूज कर सकते हैं, ट्रायक के साथ में डायक का यूज कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं किसका, थरिस्टर के साथ में डायोड का यूज कर सकते हैं। तो घरों में जो सीलिंग फैन है उसके स्पीड कंट्रोल के लिए इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई एफिशिएंसी इसकी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल है, कंट्रोल में फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉम्पैक्ट साइज है, इसका साइज कैसा होता है, छोटा, देखियोगे सीलिंग फैन का रेगुलेटर कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक। तो इनके कारण इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो हम कम्यूटेशन यूज करते हैं वो कम्यूटेशन कौन सा होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं जो क्लास एफ, क्लास एफ, ठीक है, उसको पढ़ते हो आप बोलते हो लाइन कम्यूटेशन, या फिर नेचुरल कम्यूटेशन। तो इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं, तो क्लास एफ, लाइन कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन का इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसके साथ में ड्रॉबैक क्या होती है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या रखना है कि इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स होता है,
ऑफ ऑब्जेक्शनेबल हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे इसके ऑपरेशन के समय में जो ऑब्जेक्शनेबल हार्मोनिक्स हैं इनका प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक है एसी वोल्टेज कंट्रोलर की। ठीक, तो जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें कंट्रोल स्ट्रेटजीज होती है, आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज पढ़े हो आप, तो एक फेज कंट्रोल पढ़े हो, एक होता है फेज कंट्रोल और दूसरा होता है इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। तो ये टू कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट एसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है ये एक हाफ वेव सिंगल फेज हाफ वेव होता है, हाफ वेव कंट्रोल, और दूसरा होता है सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोलर होता है। तो सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर देखेंगे कि सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक, तो इसमें हम जो यूज कर रहे हैं मेथड वो यूज कर रहे हैं फेज कंट्रोल। तो फेज कंट्रोल मेथड जो है, स्ट्रेटजीज जो है उसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोलर होता है हाफ वेव, इसमें हमको हाफ साइकिल को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए कंट्रोलिंग डिवाइस एक ही रहेगा। कंट्रोलिंग डिवाइस कौन है, आपका थरिस्टर है। तो ओनली वन थरिस्टर का इसमें हम यूज करेंगे। ये आपकी इनपुट एसी सप्लाई है, यहाँ पे आपने लोड को कनेक्ट किया हुआ है, आउटपुट लोड की वोल्टेज है ये। ठीक, वोल्टेज की पोलैरिटी है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। तो एक थरिस्टर रहेगा और एक क्या रहेगा, डायोड रहेगा। ठीक, आप सबको पता है कि इनपुट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है ये हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो यदि हमारी तो यदि देखेंगे कि यदि हमारे यहाँ पे इस प्रकार से ये इनपुट वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपकी इनपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमको यहाँ पे किस प्रकार से मिलेगी। तो आउट इनपुट की पॉजिटिव के समय में, ठीक है, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक, थरिस्टर। डायोड ओपन रहेगा, थरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जब थरिस्टर कंडक्ट करेगा तो किस एंगल पे उसको फायर्ड कर रहे हो। ठीक, तो इसके जो फायरिंग एंगल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और फायरिंग एंगल की वैल्यू को चेंज करके आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेंगे। कि पॉजिटिव साइकिल है यहाँ पे, ठीक, तो हम मान लीजिए फायर कर रहे हैं इस एंगल पे। तो जब इस एंगल पे फायर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें ये आपका फायरिंग एंगल हो जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन एंगल हो जाएगा। तो यदि जीरो है, ये पाई है, ठीक, तो कंडक्शन एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। तो ये कंडक्शन एंगल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब नेगेटिव साइकिल जब आएगी इनपुट की, ये आउटपुट है, जब इनपुट की नेगेटिव साइकिल आएगी तो उस नेगेटिव साइकिल के समय में क्या होगा, तो नेगेटिव साइकिल के समय में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगी और यहाँ पे क्या मिलेगी, थरिस्टर क्या होगा, अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, क्लास एफ, नेचुरल कंडीशन हो जाएगा। ठीक, अब डायोड कौन से बायस में आएगा, देखिए प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस, फॉरवर्ड बायस में आएगा, ये कंडक्शन करेगा। तो ये ओपन सर्किट और ये कंडक्शन करेगा। तो ये तो अनकंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो जैसी वेव फॉर्म है एज इट इज आपको क्या करेगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो एज इट इज है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्ट करके दे देगा। ठीक, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर से पॉजिटिव साइकिल को क्या करेंगे, हम फायरिंग एंगल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। और फिर से नेगेटिव साइकिल जो होगी उस नेगेटिव साइकिल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हर बार क्या करते हैं, हम केवल एक हाफ साइकिल को ही कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक, तो इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल हैं दोनों आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं है।
तो इस समय जो थरिस्टर है कंडक्शन करता है, तो यदि बोलेगा थरिस्टर कितने पीरियड के लिए कंडक्शन करता है, डायोड कितने पीरियड के लिए कंडक्शन करता है, तो डायोड जो है वो 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, ये डायोड कंडक्शन करता है। थरिस्टर जो है वो पाई माइनस अल्फा डिग्री के लिए कंडक्शन यहाँ पे करता है। ठीक है ना, समझ में आया? अब यदि हमको इसकी आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है और उसकी जो एवरेज वैल्यू है, तो आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो हमको कितनी मिलेगी, तो वी एम अपॉन क्या होगा, पाई, वी एम अपॉन 2 पाई है ना, 1 अपॉन पाई 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक, प्लस साइन 2 अल्फा बाई क्या है 2, और पूरे का क्या है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है यहाँ पे 2 है ना, ये वी एम बाई 2 है, पाई नहीं आएगा इसमें, वी एम बाई 2। तो इसकी जो एवरेज आरएमएस वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या है, वी एम बाई 2 1 अपॉन पाई 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2, और पूरे की पावर क्या है 1 बाई रूट 2, यानी कि पूरे का इसका जो ब्रैकेट में है इसका क्या करोगे स्क्वायर रूट, जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नहीं करेंगे। ठीक, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, तो ये आरएमएस है, और इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वी एव एवरेज, ठीक, तो उसकी वैल्यू होती है 2 वी एम बाई पाई, वी एम बाई 2 पाई, वी एम बाई 2 पाई, और होता है कॉस अल्फा माइनस 1। ठीक, तो ये थोड़ा सा नॉलेज में रखिएगा कि आरएमएस और एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला इसका क्या है। तो दोनों वेवफॉर्म जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं होती है। ठीक, यदि दोनों आइडेंटिकल होती हैं तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, फिर वहाँ पे जीरो हो जाती है। समझ में आया था? इसी तरह से जो हाफ वेव है, इस हाफ वेव की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, फुल वेव। तो फेज कंट्रोल इसको क्यों बोले, इसको फेज कंट्रोल क्यों बोले, सिंगल फेज फुल वेव। तो फेज कंट्रोल क्यों बोले, तो हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसका जो फेज है, इसका फेज एंगल को क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, है ना, तो इसके फेज एंगल को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फेज कंट्रोल। ठीक, तो यदि फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर है और इसमें भी फेज कंट्रोल स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं, तो अब इसमें डायोड का यूज नहीं करेंगे, तो इसमें किसका यूज करेंगे, टू थरिस्टर्स एंटी पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें यूज करते हैं एंटी पैरेलल टू थरिस्टर्स है, या फिर इसके साथ में यूज कर सकते हो, बोल सकते हो बैक टू बैक, बैक टू बैक, ठीक, कनेक्टेड एससीआर या थरिस्टर। तो टू थरिस्टर को कैसे कनेक्ट किया गया है, एंटी पैरेलल में, या फिर क्या बोलेंगे, दो थरिस्टर कैसे कनेक्ट है, बैक टू बैक कनेक्ट। हाँ, या फिर इसके अगेंस्ट हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंगल ट्राइक का यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्राइक का यूज कब करते हैं, तो ट्राइक का यूज उस समय करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, टू एंटी पैरेलल थरिस्टर का यूज कर रहे हैं, तो टू एंटी पैरेलल थरिस्टर ही क्या होता है, एक ट्राइक होता है। तो ट्राइक जो हमने बनाया है डिवाइस, इसका फंक्शन है बाइडायरेक्शनल है, और इसका फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है जो टू एंटी पैरेलल थरिस्टर का होता है। तो इसके अगेंस्ट में हम किसका यूज कर सकते हैं, ट्राइक का यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्राइक जो है इसके लिए कंडीशंस हैं कि इसको आप कब यूज करोगे, तो वो सर्किट जो होना चाहिए लो पावर, लो पावर रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए। तो ट्राइक का जो यूज है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, ट्राइक का यूज कब करते हैं, जब हमारा सर्किट कैसा होता है, लो पावर रेजिस्टिव सर्किट होता है, या फिर उसमें स्मॉल इंडक्टेंस होगा, स्मॉल इंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट है बट उसमें क्या है, स्मॉल इंडक्टेंस है, तो चल जाएगा, लेकिन इंडक्टेंस ज़्यादा है तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इसको यदि पूछेगा कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किसका यूज़ करते हैं, तो थरिस्टर के साथ में डायोड का, या टू एंटी पैरेलल थरिस्टर का, या बैक टू बैक कनेक्टेड टू थरिस्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, ट्राइक का यूज़ कर सकते हैं क्या, यस, लेकिन उसके साथ कंडीशन है लो पावर सर्किट होना चाहिए, रजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, और यदि रजिस्टिव सर्किट नहीं है तो उसमें फिर स्मॉल वैल्यू इंडक्टेंस हो सकता है, लार्ज वैल्यू इंडक्टेंस के साथ में उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक,
नोट कर लिए। तो इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए कि द फुल वेव कंट्रोलर है। कैसा कंट्रोलर है ये? फुल वेव कंट्रोलर है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिलों को क्या करेगा यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे हम ये कि फुल वेव कंट्रोलर है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिलों को कंट्रोल करेगा। पॉजिटिव साइकिल को कौन कंट्रोल करेगा? T1, यहाँ पे ये T1 कंट्रोल करेगा। और जो नेगेटिव साइकिल है, इस नेगेटिव साइकिल को कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पे ये T2 कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये अगेन फायरिंग एंगल हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे जो T2 है ये नेगेटिव साइकिल के समय में कंडक्शन करेगा ये। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के समय में T1 और T2 अल्टरनेट कंडक्ट करेंगे। दोनों हाफ साइकिल को ये कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। अब यदि इसकी हम आरएमएस वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? Vm अपॉन √2 हो जाएगी। 2 की जगह क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। 1 अपॉन पाई और क्या हो जाएगा ये? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा है ना, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो Vm अपॉन √2 हो जाएगा। 1 अपॉन पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस क्या होगा? 2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा। अभी तो बोलेगा इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो जैसे बताया कि दोनों साइकिल कैसी हैं आउटपुट की? आइडेंटिकल है। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक, दोनों आइडेंटिकल हैं तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? 0, है ना। आइडेंटिकल वेव फॉर्म जो है, अल्टरनेटिंग आइडेंटिकल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, तो दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा सिंगल फेज फुल वेव जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, इसकी आउटपुट एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0, और आरएमएस वैल्यू ये रहेगी। ठीक, अब ये जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, ठीक, इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। किसमें? फेज कंट्रोल। तो फेज कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर में जनरेशन और हार्मोनिक्स क्या होता है? हायर होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। तो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। ठीक, तो समझ में आया? तो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी सोर्स है, ये सोर्स है, ये सप्लाई सोर्स है। अब ये सप्लाई सोर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी ये नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम साइकिल्स को, कुछ साइकिल्स को फिक्स कर लेंगे कि भाई इतनी साइकिल के समय हमको एससीआर को क्या करना है? टर्न ऑन रखना है, ठीक है, स्विच आपका टर्न ऑन रहेगा। और कुछ साइकिल के लिए आपको क्या करना है? एससीआर को टर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये हो गई यहाँ पे ऑन साइकिल, ठीक है। तो ये ऑन साइकिल है। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे यहाँ पे n से इसको। तो n जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन साइकिल। तो ऑन साइकिल की संख्या को ये शो कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद में क्या करेंगे? कुछ फिक्स्ड वैल्यू की साइकिल के समय में थरिस्टर को टर्न ऑफ रखेंगे। जैसे ये 1 साइकिल हो गई है, 2 साइकिल हो गई, ठीक। तो 2 साइकिल्स के लिए हमने थरिस्टर को क्या कर दिया? यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया। तो हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगी? ऑफ साइकिल। तो इसको m से शो कर देते हैं। तो m क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑफ साइकिल हो गई। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 एंड 3, फिर ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑन साइकिल। तो n हो गया ये नंबर ऑफ ऑन साइकिल। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि कुछ साइकिल्स के लिए हम थरिस्टर को ऑन रखेंगे और कुछ साइकिल के लिए थरिस्टर को ऑफ कर देंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल स्ट्रेटजीज बोला गया, ठीक। तो इसका जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं? तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो हीट कंट्रोल सर्किट होता है, हीट कंट्रोल, जहाँ पे हीट को कंट्रोल करना है, और स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल,
ना, जो मोटर है आपकी, उस मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है। तो हीट कंट्रोल एंड स्पीड कंट्रोल जो हमारा सर्किट होता है ना, तो उस सर्किट में हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे इनका जो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लार्ज। तो लार्ज टाइम कांस्टेंट होता है। तो लार्ज टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि यदि हमने 2 साइकिल्स के लिए पावर को ऑफ कर दिया है, तो इसकी हीट में कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा जिसको आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसका हीट कांस्टेंट जो है वो कैसा है, हायर है। हीट का जो टाइम कांस्टेंट है वो कैसा है, लार्ज है। यदि 2 साइकिल के लिए आपकी सप्लाई बंद हो जाती है तो हीट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा जिसे हम नोटिस कर पाएँ। या फिर जो मशीन है, मशीन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, ठीक, उसका टाइम कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि यदि 2 साइकिल के लिए हम उसकी सप्लाई को ऑफ कर देते हैं तो इसकी स्पीड में ऐसा चेंज नहीं आएगा जो नोटिस किया जा सके, ठीक है। तो नोटिसेबल चेंज यहाँ पे हीट में या स्पीड में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका टाइम कांस्टेंट कैसा है, लार्ज। तो ऐसी जगहों पे हम किसको यूज करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो इसमें जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो आउटपुट हमारा क्या होगा, तो आउटपुट जो होगा इसमें, ठीक, तो ये आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है, ये हो जाएगी Vm अपॉन √2। तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, इनपुट है ना, इनपुट की सोर्स की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, और हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑन साइकिल, स्क्वायर रूट ऑफ ऑन साइकिल और ऑन प्लस ऑफ साइकिल, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम, ठीक है, आरएमएस ऑफ आउटपुट हो गया है, आरएमएस ऑफ आउटपुट, ठीक, और ये जो है आरएमएस ऑफ क्या हो गया, इनपुट हो गया, आरएमएस ऑफ इनपुट हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एस, वी एस क्या है, आर एम एस ऑफ इनपुट है, और स्क्वायर रूट एन, एन प्लस वन, ठीक। अब इसमें जो पावर फैक्टर होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है इन वोल्टेज का क्या होता है, वो रेशियो होता है, तो उसको बोलेंगे इसका इनपुट पावर फैक्टर। तो जो इसका इनपुट पावर फैक्टर है वो वी आर एम एस, कौन सी है ये, आउटपुट आर एम एस वोल्टेज है ये, और ये इनपुट की आरएमएस वोल्टेज, तो दोनों का रेशियो, और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एन, एन प्लस एम के इक्वल होगा, ठीक। तो यदि बोलता है कि इसमें जो इनपुट पावर फैक्टर है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, है ना, वोल्टेज की वैल्यू यदि चेंज होगी तो फिर वहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगी। या फिर वो ऑन साइकिल और ऑन प्लस ऑन ऑफ साइकिल, इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। तो इनपुट पावर फैक्टर जो है इन वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यदि बोलेगा कभी कि इसका इनपुट पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ठीक, तो इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, इसकी ड्यूटी साइकिल। तो इसमें जो ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल, ठीक, तो ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है वो क्या है, ऑन साइकिल, ऑन प्लस ऑफ साइकिल दोनों के रेशियो का स्क्वायर रूट। तो इसको यहाँ पे इसकी ड्यूटी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक। तो ड्यूटी साइकिल इसमें याद रखिएगा। तो इंटीग्रल साइकिल कन्वर्ट कंट्रोल और फेज कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है वो कम होता है, हार्मोनिक्स का जनरेशन कैसा होता है इसमें, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है कि इसमें हार्मोनिक्स का जनरेशन जो है वो लेस होता है, कम होता है, ठीक। और वो तो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइक का यूज़ कब करोगे आप, लो पावर एप्लीकेशन के लिए करोगे, ठीक है, जहाँ पे लोड कैसा होना चाहिए, रजिस्टिव, या फिर लोड में क्या हो सकता है, स्मॉल इंडक्टेंस हो सकता है, ठीक। अब यदि हमारा जो लोड है, लोड कैसा है, यहाँ पे जो फेज कंट्रोल स्टडीज देख रहे थे, फेज कंट्रोल स्टडीज, इसमें जो लोड है वो कैसा है, रजिस्टिव लोड है। तो रजिस्टिव लोड की कंडीशन में जो आउटपुट करंट होगी वो आउटपुट करंट क्या होगी, तो रजिस्टिव लोड की कंडीशन में है ना, फेज कंट्रोल स्ट्रेटजीज है, देख लो भाई, फिर से छोटा कर देते हैं। तो जो फेज कंट्रोल स्ट्रेटजीज है, इस फेज कंट्रोल स्ट्रेटजीज में
ठीक, तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। और यदि हमारा लोड कैसा है, रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, तो यदि रेजिस्टिव लोड होगा हमारा, तो आउटपुट जो करंट है वो क्या होगी, इस वेव फॉर्म के इन फेज में होगी। तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म का शेप आपका ऐसे ही बनेगा, रेजिस्टिव लोड है तो, है ना, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड को घटा बढ़ा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारी आउटपुट जो वोल्टेज है उसकी जो वेव फॉर्म है, उसकी वेव फॉर्म का शेप ऐसा रहेगा। है कि नहीं? तो इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म का शेप यहाँ पे आएगा। तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे हमें पता है कि इस समय इसका जो कंडक्शन एंगल होगा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा ही रहेगा। ठीक, तो रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में जो आउटपुट करंट है वो वोल्टेज की क्या होगी, यहाँ पे इन फेज में होगी। ठीक, तो नोट कर लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, जब इसको हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर में यूज कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क ये केवल किस पे डिपेंड करता है, ठीक, तो फंडामेंटल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, यदि इंडक्शन मोटर में, ठीक है, जो हार्मोनिक्स हैं ये क्या करते हैं, तो जो हार्मोनिक्स हैं ये क्या करेंगे, तो हार्मोनिक्स करेंगे हीटिंग। हीटिंग करने से पावर लॉस हो रही है मतलब, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो इंडक्शन मोटर में जो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क होता है वो केवल किसके कारण से होता है, फंडामेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या करते हैं, यहाँ पे हीटिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं और एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। तो यदि हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज किस में करते हैं, स्पीड कंट्रोल के लिए इंडक्शन मोटर में, तो वहां पे यदि हार्मोनिक्स कंपोनेंट हैं तो क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे और मोटर की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देंगे। लेकिन यदि हमारा सर्किट कैसा है, लाइटिंग सर्किट है एंड हीटिंग सर्किट है, तो इस लाइटिंग एंड हीटिंग सर्किट में, ठीक है, जो फंडामेंटल है प्लस हार्मोनिक्स कंपोनेंट, बोथ आर यूटिलाइज। तो दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो हीट कंट्रोल सर्किट है या फिर लाइटिंग कंट्रोल सर्किट है, तो उसमें जो फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं और हार्मोनिक्स होते हैं दोनों यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, एसी वोल्टेज कंट्रोलर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, समस्या कब आएगी यहाँ पे आपको, यहाँ पे, हाँ, तो स्पीड कंट्रोल के समय में ही जो हार्मोनिक्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होंगे, ज़्यादा नुकसानदायक होंगे वहाँ पे। ठीक, तो इतना समझ में आया सबको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि जो लोड होगा वो लोड कैसा होगा, तो यदि लोड हमारा होगा आर एल लोड, रजिस्टिव लोड नहीं है, रजिस्टिव लोड के साथ में क्या है, ये आर एल लगा हुआ है, तो ये कैसा लोड हो गया, आर एल लोड हो गया। तो याद है कि हमने कन्वर्टर में पढ़ा था, है ना, रेक्टिफायर कन्वर्टर जो पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था कि यदि आर एल लोड होता है तो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, करंट यदि राइज हो रही है तो राइज होने का अपोज करेगा, और करंट यदि डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने का अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट करंट है इसकी वेव फॉर्म का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक,
कि हमारी आउटपुट वोल्टेज ये है, इनपुट वोल्टेज ये है, आउटपुट वोल्टेज ये है, लेकिन आउटपुट करंट जो है इंडक्टेंस के कारण इस प्रकार से इंक्रीज होगी और देन क्या होगी, ऐसा ये डिक्रीज होगी, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है करंट को इंक्रीज होने नहीं देगा इंस्टेंटली, उसके इंक्रीज होने के टाइम में डिले करेगा, तो करंट इस प्रकार से इंक्रीज होगी, और फिर जब डिक्रीज होगी करंट तो डिक्रीज भी होने देगा, तो करंट के डिक्रीज होने के टाइम में डिले कर देगा यहाँ पे। ठीक, तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म का शेप जो है ऐसा रहेगा। ठीक, तो जैसे कि आप सब पढ़ चुके हो कि ये फायरिंग एंगल है अल्फा, और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, और बीटा का मतलब होता है एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल, तो इसको एक्सटिंक्शन एंगल बोलोगे बीटा। ठीक, हटा देते हैं, तो ये बीटा एक्सटिंक्शन एंगल हो गया है ना, बीटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये पूरा ये बीटा है। तो ये जो है ये क्या है, कंडक्शन एंगल, तो कंडक्शन एंगल अब इसका बढ़ जाएगा, तो कंडक्शन एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, तो जो गामा है वो क्या है, कंडक्शन एंगल, तो गामा को क्या बोलेंगे, कंडक्शन एंगल। तो जो कंडक्शन एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कंडक्शन एंगल की वैल्यू होगी एक्सटिंक्शन एंगल माइनस फायरिंग एंगल। तो यहाँ पे यदि आरएल लोड होता है तो आरएल लोड की कंडीशन में यहाँ पर भी, ठीक है, जो कंडक्शन एंगल है वो क्या होगा, एक्सटिंक्शन एंगल माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो कंडक्शन एंगल है वो एक्सटिंक्शन एंगल तक इंक्रीज हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि कंडक्शन एंगल की जो वैल्यू है वो एक्सटिंक्शन एंगल तक क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एसी वोल्टेज कंट्रोलर में ही होता है सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो यहां पे एक होता है सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर जो है, ठीक है, इसका यूज हम काय के लिए करते हैं। इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि टू और मोर जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, ठीक है, क्या बोलोगे, टू और मोर, टू और मोर एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, ठीक है, ऑपरेटेड इन पैरेलल। तो यदि पैरेलल, ठीक, तो यदि टू और मोर एसी वोल्टेज कंट्रोलर को हम पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम आउटपुट वोल्टेज को सीक्वेंस में कंट्रोल करें, एक का फायरिंग एंगल अलग होगा, दूसरे का फायरिंग एंगल अलग होगा, ठीक है, तो उससे आउटपुट वोल्टेज को हम सीक्वेंस में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, टेप चेंजिंग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में अब टेप चेंजिंग कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक, जो टेपिंग है इसको आप घटा बढ़ा कर सकते हो, और घटा बढ़ा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपकी वोल्टेज कम रहेगी, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज और बढ़ जाएगी, ऐसा करते हो नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप को क्या कर रहे हो, यहाँ पे चेंज कर रहे हो। तो वही फंक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर कर रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर किसे कहते हैं, जिसमें टू और मोर एसी वोल्टेज कंट्रोलर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजर बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजर। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है, स्टेप में जो है, स्टेप कंट्रोल जो है या सीक्वेंस कंट्रोल जो है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजर उसको बोलते हैं। ठीक, दूसरा इसका जो यूज है वो हम काय के लिए करते हैं, तो ये सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करता है, इंप्रूव करता है ना, इसको क्यों यूज करते हैं, तो यूज्ड टू इंप्रूव पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा, और इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड हार्मोनिक्स इन इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज।
वेवफॉर्म। ठीक, तो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में हार्मोनिक्स को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, तो इसलिए इसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें है ना, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर। ठीक, तो साइक्लो कन्वर्टर देखते हैं इसके बाद में। तो हेडिंग डालिएगा साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर जो है, ठीक, ये भी क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम दे रहे हैं फिक्स्ड एसी वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो मान लो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ जो आती है वो 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे इनपुट एसी दे रहे हो आप इसको। ठीक, तो ये इसकी इनपुट हो गई एसी। अब इसमें जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट में आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को वेरी कर सकते हो, आप वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हो। ठीक, एंड वेरिएबल क्या मिल सकता है आपको, फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। तो दोनों को चेंज कर सकते हो, बट साइक्लो कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। ठीक, तो ये जो है, ये एक एसी टू एसी कन्वर्टर है, एसी टू एसी कन्वर्टर है। ठीक, तो ये क्या करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। ये फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर सकता है और ये फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो साइक्लो कन्वर्टर जो है फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर सकता है और फ्रीक्वेंसी को ये स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो दोनों फंक्शन ये कर सकता है। तो साइक्लो कन्वर्टर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। इसका रिवर्स ऑपरेशन भी कर सकता है। इसका रिवर्स ऑपरेशन मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो जो साइक्लो कन्वर्टर होता है ऐसा ऑपरेशन कहाँ करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कहाँ करता है, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन वगैरह जो हैं, ठीक है, उनमें, एंड जो शिप होती हैं, शिप्स में, जो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, शिप्स हैं, ठीक है, तो उन शिप्स में और एयरक्राफ्ट में क्या करता है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, और जो हमारी इंडक्शन मोटर वगैरह है, जहाँ पे हमको स्पीड कंट्रोल करना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो समझ गए। तो उसके एप्लीकेशन में लिखे हो, यूज में लिखे हो कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हो हाई पावर, लो पावर के लिए नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे कहाँ, हाई पावर, है ना, स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर। ठीक, इंडक्शन मोटर, इसके स्पीड कंट्रोल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, या जरूरी नहीं है इंडक्शन मोटर ही हो, एसी मोटर लिख सकते हो आप। एसी मोटर में आपकी सिंक्रोनस मोटर भी आ जाती है। ठीक, तो सिंक्रोनस मोटर में आप पढ़ते हो ना, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड से उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो हाई पावर जो एसी मोटर होती हैं, एसी ड्राइव्स होती हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक VAR कंपेंसेशन, इसके लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा इंडक्शन हीटिंग,
इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरा ये बताया, ठीक है, एयरक्राफ्ट और शिप बोर्ड में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये यूज में आ गया है, तो उसको यहाँ पे ऐसा शो कर दिया जिससे आपको ज़्यादा से समझ में आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे जो ये कन्वर्जन होता है वन फ्रीक्वेंसी टू अदर फ्रीक्वेंसी, ये कन्वर्जन कैसा होता है, वन स्टेज कन्वर्जन होता है। तो ये भी पूछता है कई बार कि साइक्लो कन्वर्टर जो है वो कैसा कन्वर्जन करता है, तो वन स्टेज कन्वर्जन करता है। तो एसी टू एसी कन्वर्जन जो हो रहा है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वो कैसा हो रहा है, वन स्टेज कन्वर्जन इसमें होता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा कि इसमें जो हम कम्यूटेशन यूज करेंगे वो कौन सा कम्यूटेशन यूज करोगे आप, तो इसमें जो आप कम्यूटेशन का यूज करोगे, ठीक, यदि आपका जो है वो स्टेप अप है तो इसमें यूज करोगे फोर्स कम्यूटेशन, ठीक, तो फोर्स कम्यूटेशन का यूज करोगे। और यदि आपका साइक्लो कन्वर्टर जो है वो है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में जो क्लास एफ आप पढ़ते हो लाइन कम्यूटेशन, उस लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन का यूज करोगे, ठीक। तो डिपेंड करता है कि साइक्लो कन्वर्टर कैसा है, स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। लोड कम्यूटेशन का भी यूज करते हैं बट वैसा लोड वहां पे होना चाहिए, ठीक है। यदि लोड कैसा है, लोड कैसा है वहां पे, स्वयं कम्यूटेट हो सकता है, तो वहां पे लोड कम्यूटेशन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइक्लो कन्वर्टर जो होता है, यदि आपका जो साइक्लो कन्वर्टर है वो कैसा है, सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज में, सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट्स में एक मिड पॉइंट टाइप होता है और एक क्या होता है, ब्रिज टाइप होता है। तो उसको यहाँ पे देखते हैं, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो, तो एक इसमें होता है मिड पॉइंट और दूसरा इसमें होता है ब्रिज सर्किट होता है। तो मिड पॉइंट टाइप एंड ब्रिज टाइप होता है। तो जो मिड पॉइंट टाइप होता है इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आप रेक्टिफायर पढ़ते हो नहीं, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लेते हो, तो वैसे ही सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इसमें आपको ले लेना है, मतलब 3 वायर पावर सप्लाई आपको चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप थैरिस्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप थैरिस्टर्स होंगे यहाँ पे। और इसके साथ में यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लोड, ठीक है। ये आपकी हो गई प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज करंट के फ्लो का डायरेक्शन, ये हो गया P1, ये हो गया N1, ये हो गया P2, ये हो गया N2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप थरिस्टर होते हैं, तो पॉजिटिव ग्रुप थरिस्टर्स कब कंडक्ट करते हैं, तो कौन कौन से हैं ये, P1 एंड P2। तो ये क्या करते हैं, आउटपुट जो हमको मिलेगा उस आउटपुट की पॉजिटिव साइकिल के को कंसिस्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। और पॉजिटिव साइकिल के समय में ही क्या होते हैं, ये फ्लो होते हैं, कौन सी, आउटपुट की, ठीक है। तो ये कब फ्लो होते हैं, आउटपुट की पॉजिटिव साइकिल के समय में ये कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्शन कंडक्ट कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव आउटपुट साइकिल, ठीक। तो इसी समय ये कंडक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर होते हैं, तो एन का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर है। तो नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर्स कब कनेक्ट करते हैं, तो N1 एंड N2 है। तो ये कब कनेक्ट करते हैं, जब आउटपुट की कौन सी साइकिल कंसिस्ट करनी है हमको, नेगेटिव साइकिल कंसिस्ट करनी है, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज टाइप होते हैं ये, कौन है, तो ब्रिज टाइप जो है इसमें यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से,
ठीक, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। ना एक को आउटपुट में इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो ये होगा P1 के साथ में होगा एक P2, P1 P2, P1 के साथ में P2, P3 एंड P4, और इसी तरह से N1 N2 N3 N4 होगा यहाँ पे। तो N1 N2 N1 N2 N3 एंड ये N4, ठीक। तो यहाँ पे ब्रिज टाइप में तो नंबर ऑफ थरिस्टर्स याद रखने हैं, सिंगल फेज टू सिंगल फेज में टोटल थरिस्टर कितने हैं 4, 2 पॉजिटिव ग्रुप एंड 2 क्या है नेगेटिव ग्रुप। ब्रिज टाइप में टोटल थरिस्टर कितने हैं 8, 4 पॉजिटिव ग्रुप एंड क्या है 4 नेगेटिव ग्रुप। तो 4 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप है एंड 4 जो है वो नेगेटिव ग्रुप थरिस्टर होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 थरिस्टर्स होते हैं, ठीक। अब दोनों ये सर्किट जो है, ठीक है, ये स्टेप अप भी कर सकते हैं स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। सिर्फ सीक्वेंस जो होता है ना थरिस्टर के ऑपरेशन का, ट्रिगरिंग का जो सीक्वेंस है, बस वो सीक्वेंस वहां पे हम चेंज करके इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करा सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका डिटेल जो है ना कल देखते हैं, है ना, आगे इसका बाकी डिटेल कल देखते हैं।